चोर का बलिदान। एक बार की बात है, 3 नवयुवक एक शहर में रहते थे। तीनों बड़े गहरे मित्र थे। उनमें से एक राजकुमार था, राजा का सबसे छोटा बेटा। दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र था और तीसरा था एक धनी व्यापारी का लड़का। ये तीनों मित्र सदा साथ साथ रहते। उन्हें पढ़ने लिखने या कोई काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका सारा समय मौज उड़ाने में बीतता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम अपना सारा समय व्यर्थ ही बर्बाद करते हो। अपने तौर तरीके सुधार लो तो अच्छा है। मंत्री ने भी अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम जैसे अपना समय नष्ट करते हो मुझे जरा भी पसंद नहीं। अपने तौर तरीके ठीक करो। व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, अपने आप को सुधारो। यदि अब भी तुम मेरे कहने पर ना चले तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों मित्र बैठकर आपस में सोच विचार करने लगे। राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने मुझे अपने तौर तरीके ठीक करने के लिए कहा है। बिल्कुल यही बात मेरे पिताजी ने भी मुझसे कही है। मंत्री पुत्र बोला। व्यापारी का लड़का बोला, मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा है। उन्होंने तो मुझे ना सुधरने पर घर से निकाल देने की धमकी भी दी है। राजकुमार बोला, ये तो बहुत बुरी बात है। हम ऐसा अपमान नहीं सह सकते, चाहे कहने वाले हमारे पिता ही क्यों ना हो। मंत्री के बेटे ने पूछा, लेकिन हम कहीं और जाएं भी तो कैसे? हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। कहीं जाने के लिए भी तो हमें अपने घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। व्यापारी का पुत्र बोला, हमें स्वयं धन कमाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर कीमती रत्न पाए जाते हैं। राजकुमार ने कहा, चलो फिर वहीं चलें। यदि हमें कुछ रत्न मिल गए तब तो हम अपने घर वालों की सहायता लिए बिना भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तीनों मित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उन्होंने एक बड़ी नदी पार की और फिर एक घने जंगल में से गुजरकर अंत में उस पहाड़ तक पहुंच गए। वे उस पर चढ़ने लगे और चोटी तक जा पहुंचे। उनका भाग्य अच्छा था। प्रत्येक को एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। अब हम घर लौट सकते हैं, उन्होंने कहा। पहाड़ से नीचे उतरकर उन्हें वापसी सफर की कठिनाइयां याद आईं। एक बार फिर उन्हें उस घने जंगल में से गुजरना पड़ेगा, जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है। व्यापारी का पुत्र बोला, जंगल में लुटेरे और चोर होते हैं। वे हमें मारकर हमारे रत्न छीन सकते हैं। राजकुमार ने कहा, बात तो सच है। अब हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे ये रत्न सुरक्षित घर पहुंच सके। मंत्री पुत्र ने सलाह दी, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जंगल में से गुजरने से पहले अपने अपने रत्न को निगल लेना चाहिए। वे हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। राजकुमार बोला, ये विचार तो अच्छा है। इस तरह से किसी को ये पता नहीं चलेगा कि रत्न कहाँ हैं। जब वे जंगल के नजदीक पहुंचे तो खाना खाने के लिए रुके। हर एक अपना अपना रत्न खाना खाते समय निगल गया। दुर्भाग्य से एक चोर इन तीनों मित्रों का पीछा कर रहा था। उसने इन तीनों की सारी बातें सुन ली थी और इन्हें रत्न निगलते भी देख लिया था। चोर प्रसन्न हुआ और उसने तीनों मित्रों को मारकर रत्न हत्या लेने की एक योजना बनाई। जब तीनों मित्र जंगल में घुसने लगे तो चोर उनके पास आकर बोला, श्रीमान जी, आगे घना जंगल है। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्रों ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अपने दल में एक और आदमी के आ मिलने से वे प्रसन्न थे कि 3 से 4 भले। जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था। उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। मुखिया को अपना तोता बड़ा प्यारा था। वह तोते की सारी बात समझता था। उसे विश्वास था कि उसका तोता सदा सच बोलता है। चारों आदमी उस गांव में पहुंच गए। जब वे मुखिया के घर के पास से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा, यात्रियों के पास रत्न हैं, यात्रियों के पास रत्न हैं। मुखिया ने सब कुछ सुना और उसने भी वे रत्न हत्या लेने का निश्चय किया।
उसने जल्दी से अपने आदमियों को भेजा कि यात्रियों को पकड़ लाएं। चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने उनकी तलाशी ली, लेकिन उसे रत्न कहीं न मिले। उसने मन ही मन सोचा कि शायद मेरे तोते ने इस बार गलती की है। उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि यात्रियों को छोड़ दें। चारों फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। ज्यों ही वे गांव से बाहर निकले, तोते ने फिर रट लगाई, यात्रियों के पास रत्न हैं, यात्रियों के पास रत्न हैं। मुखिया स्वयं से ही बोला, मेरे तोते ने भी कभी गलत नहीं कहा, यात्रियों के पास रत्न अवश्य होंगे। उसने अपने आदमियों को उन्हें फिर पकड़ लाने के लिए कहा। एक बार फिर चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। इस बार फिर मुखिया ने उनके सब कपड़े उतरवाकर तलाशी ली, मगर फिर भी उसको रत्न न मिले। उसने मनी मन सोचा कि मेरा तोता तो हमेशा ही सच बोलता है। उसने उन लोगों से कहा, रत्न तो कहीं दिखाई नहीं देते, लगता है तुमने निगल लिए हैं। चोर और तीनों मित्र चुप रहे। मुखिया ने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा और तब मुझे अवश्य ही रत्न मिल जाएंगे। इसके बाद मुखिया ने चारों यात्रियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ नौकरों को उनकी चौकसी के लिए कमरे के बाहर बिठा दिया। चारों में से कोई भी ना सो सका। डर के मारे उनका बुरा हाल था। एक ही विचार उन्हें खाए जा रहा था कि अगली सुबह वे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। चोर बैठे बैठे सोचता रहा, मेरे पेट में तो कोई रत्न है नहीं। यदि मैं मुखिया से कहूँ कि वह पहले मुझे मारे तो उसे मेरे पेट में से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास भी कुछ नहीं है, तो शायद वह दूसरों को छोड़ दे। यदि इन तीनों को उसने पहले मारा और इनके पेट में से रत्न मिल गए तो मुखिया मुझे भी अवश्य मरवा देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि मेरे पेट में कोई रत्न है या नहीं। सो मुझे तो किसी भी दशा में मरना ही है। यदि हो सके तो मैं इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचा लूं। सुबह हुई। मुखिया चारों यात्रियों के पेट चीर डालने के लिए तैयार हुआ। चोर ने मुखिया से याचना की कि मारने से पहले वह उसकी बात सुन ले। वह बोला, मैं अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देख सकता, कृपा करके पहले मेरा पेट चीरा जाए। मुखिया ने सोचा कि मारना तो सभी को है, उसमें आगे पीछे क्या, इसलिए वह राजी हो गया। चोर का पेट चीरा गया। मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो व्यर्थ ही इस आदमी की हत्या कर दी। इस बार मेरे तोते ने सचमुच ही गलती की है। मुखिया ने तीनों मित्रों को छोड़ दिया और वे अपने घर को चल दिए। बाद में वे अपना अपना रत्न बेचकर खूब धनी हो गए, लेकिन वे उस चोर को कभी नहीं भूले जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। समझ का फेर। बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के छोर पर था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत चाहते थे। एक दिन शाम को किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेता आया। पत्नी के पूछने पर उसने कहा, मैं इसे बच्चे के खेलने दुलारने के लिए लाया हूँ। नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 5-7 महीने के अंदर नेवले का बच्चा बड़ा होकर भरा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का लड़का अब भी पालने में ही झूल रहा था। नेवला बड़ा सुंदर और प्यारा लगने लगा। उसकी चमकीली काली आंखें और झबरे बालों वाली सुंदर पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन किसान की पत्नी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुलाया और एक बड़ी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हुई। जाने से पहले उसने किसान से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा पालने में सो रहा है, जरा ध्यान रखना, मुझे इस नेवले से डर लगता है। किसान ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, अपना नेवला तो बहुत ही प्यारा और नेक है, जैसे हमारा बच्चा।
किसान की पत्नी बाजार चली गई। किसान को घर में कोई काम नहीं था, बच्चा भी सो रहा था। उसे छोड़कर वह बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ बातें करने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसे घर लौटने की याद ही नहीं रही। उधर किसान की पत्नी टोकरी भर सामान खरीदकर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा है। किसान की पत्नी को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया। नेवले को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी, दैया रे, खून! नेवले के मुंह और पंजों पर ताजा लाल खून चमक रहा था। हाय, मेरे बच्चे को मार डाला, तूने ये क्या किया? किसान की पत्नी जोर से रोने लगी। फिर बिना सोचे समझे ही उसने सामान से भरी टोकरी नेवले के सिर पर दे मारी और धड़धड़ाती हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद में सो रहा था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। मरे सांप को देखते ही किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा था। वह नेवले को पुकारती हुई बाहर भागी। उसके मुंह से निकला, हाय राम, ये मैंने क्या कर डाला? इस नेवले ने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। नेवला मर चुका था। किसान की पत्नी को अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। पर अब क्या होता, यह उसकी समझ का फेर था। कहानी समाप्त। समझ का फेर।